हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस महा मैराथन में यूपी बोर्ड क्लास 12 2025 12 मार्च को होने वाले इंग्लिश क्वेश्चन पेपर को दृष्टिगत रखते हुए प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री से पूछे गए 2022 से 24 तक के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। मैं इस श्योरिटी के साथ आपसे कह सकता हूं, अगर आप इस पूरे सेशन को सही से देख लेते हैं और इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो 40 नंबर के लिए आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। ऑथेंटिक बुक से मैंने आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए हुए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपको रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं होगी। बस केवल एक छोटी सी प्रार्थना है आप लोगों से कि वीडियो को डाउनलोड करके ना देखें, कृपया लाइव ही इसे देखें। तो आइए, आपके बहुमूल्य समय को बर्बाद ना करते हुए इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो फ्लेमिंगो बुक से जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, उससे आपका फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है, व्हाई डिड एम हेमल डिक्लेयर, एम हेमल ने डिक्लेयर क्यों किया, दैट द लेसन विच ही वॉज गोइंग टू टीच ऑन दैट फैटफुल डे वॉज टू बी द लास्ट लेसन, कि उस महत्वपूर्ण दिन पर वह जिस अध्याय को पढ़ाने जा रहे हैं वह अंतिम अध्याय होगा। आप देख सकते हैं साथियों, 2024 डीजेड क्वेश्चन पेपर और 2022 ईजे क्वेश्चन पेपर में इसे पूछा गया है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन से ही आंसर आधा लिखना है, तो WH वर्ड आप हटा देंगे। डेड आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, जिसे हम या तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं या इंट्रोगेटिव में। तो साथियों ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो आंसर आप असर्टिव में ही लिखते हैं, तो डेड आपका यहाँ से हट जाएगा। सब्जेक्ट है आपका एम हेमल, अब डेड हटेगा तो आपका वर्ब को सेकंड फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका डिक्लेयर्ड। क्या हो जाएगा? डिक्लेयर्ड। और पूरा आप एज इट एज लिख देंगे, तो आधा आंसर आपका यहीं से तैयार हो जाएगा। एम हेमल डिक्लेयर्ड दैट द लेसन विच ही वॉज गोइंग टू टीच ऑन दैट फैटफुल डे वॉज टू बी द लास्ट लेसन। अब वहीं से क्वेश्चन पूछा है तो आपको बिकॉज से जोड़ना होगा इसे, यानी कि लेसन के बाद आप क्या लिखेंगे? बिकॉज। आइए अब इस आंसर को हम देख लेते हैं पूरा, और साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। तो बिकॉज के बाद आप लिखेंगे द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से एक आदेश आ चुका था, टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, यानी अल्सास और लॉरेन जिलों के विद्यालयों में। तो ये आंसर हो जाएगा। आप अपनी तरफ से एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, द न्यू मास्टर वुड कम फ्रॉम द नेक्स्ट डे, और जो आपके नए अध्यापक हैं वो अगले दिन से आएंगे। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। आइए देखते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इंपोर्टेंट के आप मोस्ट इंपोर्टेंट कहिए, इतने सारे सेट्स में इसे पूछा गया है, ये देख सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, मिस्टर हेमल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। आज आपकी शेयर्स रुकनी नहीं चाहिए साथियों। तो आप पहले मुझे बताओगे इम्पोर्टेंस का सिनोनियम्स क्या होता है, फिर उसका एंटोनियम्स आप बताओगे। तो पहले क्वेश्चन से ही लिखेंगे, तो आप भाषा के बारे में पहले बताओगे तो यहीं से लिखेंगे अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के बारे में। एम हेमल, अब यहाँ से डेड हटेगा, आपको बता चुका हूँ, तो सैड हो जाएगा। एम हेमल सैड, मिस्टर हेमल ने कहा, भाषा के बारे में मिस्टर हेमल ने कहा, दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट लॉजिकल एंड द क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि जो फ्रेंच भाषा है वो संसार में सबसे सुंदर, सबसे तर्क संगत
और सबसे स्पष्ट भाषा है। तो ये तो उन्होंने भाषा के बारे में कहा। आगे आप लिखेंगे इसके महत्व के बारे में। ही सैड अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस, उन्होंने इसके महत्व के बारे में कहा। दैट दे मस्ट गार्ड इट अमोंग देम, कि उन्हें यानी कि फ्रेंच वासियों को अपने बीच में इसे अवश्य ही सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब एक राष्ट्र के लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट देयर मदर टंग, और जब तक वे अपनी मातृभाषा से मजबूती के साथ जुड़े रहते हैं, तो इट इज एज इफ, तो यह ऐसा है मानो दे हैड अ की टू देयर प्रेजेंट, कि उनके पास उनकी जेल की चाबी हो। तो आप चाहें तो साथियों इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और ये हिंदी वर्जन है इसका आंसर का। तो इम्पोर्टेंस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंस, और सिग्निफिकेंस का एंटोनियम्स आप क्या लिख देंगे? इनसिग्निफिकेंस। पूछा गया है, 2 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर से। Whom did M. Hamel blame for the ignorance in the studies? मिस्टर हैमल ने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए किसे दोष लगाया, वह और क्यों? देख सकते हैं, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। इसे ऐसे भी पूछा गया है, Whom did M. Hamel blame for not paying proper attention to the study of French? यानी कि मिस्टर हैमल ने फ्रेंच भाषा को या फ्रेंच भाषा के अध्ययन को न प्रॉपर ध्यान न देने के लिए किसे दोष लगाया। 2023 में इसे पूछा गया है डबल जेड क्वेश्चन पेपर में, और जो यूपी एमएसपी पर आपका पेपर अपलोड है उसमें भी इसे पूछा गया है। तो इसी वजह से यह और महत्वपूर्ण हो जाता है। एक काम और करेंगे मेरे लिए आप, इग्नोरेंस का मुझे एंटोनियम्स यानी कि अपोजिट वर्ड तब तक कमेंट में सेंड करें। 2022 में पूछा गया है। तो यहाँ आपको ढेर सारे रीजन बताने हैं। तो आप लिखेंगे फर्स्टली, सबसे पहले, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए एम हैमल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स, यानी कि मिस्टर हैमल ने छात्रों को ही दोष लगाया। पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए सबसे पहले मिस्टर हैमल ने छात्रों को ही दोष लगाया। बिकॉज, क्योंकि दे पुट द स्टडीज ऑफ द नेक्स्ट डे, क्योंकि वो पढ़ाई को अगले दिन पर टाल देते थे। देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, उसके बाद मिस्टर हैमल ने उनके माता पिताओं को दोष लगाया। हु प्रेफर्ड देम टू वर्क एंड फार्म और एट द मिल्स, जो उन्हें मिलों पर या किसी खेत पर कार्य करवाना अधिक पसंद करते थे। इन ऑर्डर टू हैव मोर मनी, ताकि उनके पास थोड़ा अधिक धन हो। एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ आल्सो, तब उन्होंने अपने आप को भी दोष लगाया। फॉर, क्योंकि ही सेंट देम, क्योंकि वो छात्रों को भेज देते थे। टू वाटर हिज फ्लावर्स, अपने पुष्पों को पानी देने के लिए। एंड गेव देम हॉलीडेज, और उन्हें वो अवकाश दे देते थे। व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, जब वो मछली पकड़ने के लिए जाना चाहते थे। फिशिंग का मतलब होता है साथियों टू कैच फिश। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो लेक्चर को आपके लिए तैयार करने के लिए। ढेर सारे आप लोगों के कमेंट थे, ठीक है भाई। तो इग्नोरेंस का एंटोनियम्स आपने बताया है नॉलेज, बिल्कुल राइट आंसर है। आइए अब 1-2 क्वेश्चन और हम इससे शॉर्ट देखेंगे। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर से। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल ऑन दैट फैटफुल डे व्हेन जर्मनी इन्वेडेड फ्रांस, यानी कि जब जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया तो फ्रेंच ने या फ्रेंच से उस दिन विद्यालय के लिए क्या तैयार किए जाने की उम्मीद थी। तो साथियों, जब भी आपको क्वेश्चन बहन से पूछा जाए, इफ़ से पूछा जाए, वहीं से आप आंसर की स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया है व्हेन जर्मनी इन्वेडेड फ्रांस, जब जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया, और
वैन के साथ आप लगाएंगे कॉमा। वॉट यहाँ से हटा देंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका फ्रेंच, आगे आप लिख देंगे वॉज। आगे लिखेंगे फ्रांज वॉज एक्सपेक्टेड, फ्रांज से उम्मीद थी, टू बी प्रिपेयर्ड, तैयार किए जाने की, विद द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, यानी कि पार्टिसिपल्स के नियमों की। और आगे पूरा लिख देंगे फॉर स्कूल ऑन दैट फैटफुल डे। अब रीजन बताना चाहें तो आप लिख सकते हैं बिकॉज, क्योंकि एम हेमल हिज फ्रेंच टीचर, यानी कि मिस्टर हेमल उनके फ्रेंच अध्यापक, हैड सेड कह चुके थे, दैट ही वुड क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन पार्टिसिपल्स, कि वे छात्रों से पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे। बट फ्रांच डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और फ्रेंच को पार्टिसिपल्स के नियम के बारे में प्रारंभिक नॉलेज भी नहीं थी। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक शॉर्ट क्वेश्चन और देखना चाहें तो आप ये तैयार कर सकते हैं कि इन द लास्ट लेसन नेम द कंट्री हु वर फाइटिंग एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, तो आप आसानी से लिख देंगे इन द लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम अध्याय में फ्रांच एंड प्रसियन वर फाइटिंग, यानी कि फ्रांस और जो आजकल आप जर्मनी कहते हैं प्रसिया थी, वो दोनों लड़ रहे थे। अब आपको जो बुलेटिन बोर्ड है उसकी सामग्री के बारे में बताना है, तो आप लिख सकते हैं द कंटेंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड वॉज दैट, यानी कि सूचना पट की सामग्री थी, क्या थी, दैट की। अब थोड़ा सा अपनी तरफ से यहाँ लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ, इट वॉज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि यह सूचनाओं का केंद्र था, एंड इट वॉज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड पब्लिक, और यह आम जनता और अधिकारियों के बीच का, यानी बीच बातचीत का एकमात्र माध्यम था। इतना ही आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि वॉज दैट के बाद जो मैंने बोला, इट वॉज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, और आगे आप लिख देंगे एंड इट वॉज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड पब्लिक। इतना आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भैया। आइए अब देखते हैं इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आप चाहें तो इसे तैयार कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपसे कहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप तैयार करें, ठीक है। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रांज, आखिरी पार्ट की जो घोषणा थी उसने फ्रांज पर कैसे प्रभाव डाला। आने लायक क्वेश्चन है इस चैप्टर से लॉन्ग। ज़्यादातर हमने जो लॉन्ग इंक्लूड किए हैं आपके, वो लॉस्ट स्प्रिंग से लिए हैं, डीप वाटर से लिए हैं, और रेड ट्रैप से लिए हैं, और इंडिगो से एक क्वेश्चन हमने पोइट एंड पैनकेक से लिया है। यानी कि टोटल 7-8 क्वेश्चन लॉन्ग आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। अब देखते हैं साथियों लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो लॉस्ट स्प्रिंग से आपका फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर, बच्चों के चप्पल ना पहनने के लिए लेखक क्या स्पष्टीकरण देती हैं। यानी कि जो अनीस जंग हैं उनका क्या स्पष्टीकरण था। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया है, व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग ऑफर फॉर चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर, वही बात है। या फिर आपसे ऐसे भी इसे पूछा गया है, व्हाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे वेयर फुटेड, यानी कि सीमापुरी में बच्चे नंगे पैर क्यों रहते थे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो आप इसका आंसर लिखेंगे द ऑथर, यानी कि लेखिका, सीज साहेब एंड अदर रैग पीकर्स विदाउट फुटवियर, यानी जो लेखिका हैं अनीस जंग, वो साहेब और अन्य कबाड़ एकत्रित करने वाले बच्चों को बिना चप्पलों के देखती हैं। वन एक्सप्लेनेशन इज दैट, एक स्पष्टीकरण ये है कि इट इज अ ट्रेडिशन फॉर देम टू रिमेन बेयरफुट, कि यह नंगे पैर रहने की उनकी एक परंपरा है। बच्चे यही तो उन्हें एक स्पष्टीकरण देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेकिन लेखिका के अनुसार, इट वॉज एन एक्यूज, यह एक बहाना है टू कॉन्सियल देयर पॉवर्टी, यानी कि अपनी गरीबी को छुपाने का। लेकिन लेखिका के अनुसार
यह अपनी गरीबी को छुपाने का एक बहाना है। और उसका रीज़न वो बताती हैं, वन ऑफ द बॉयज़ यानी कि लड़कों में से एक लड़का आल्सो सैड ये कहता भी है दैट हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ कि उनकी जो माँ हैं वो ताड़ या अटारी से चप्पलों को नीचे लाती नहीं हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप चाहें तो अपनी तरफ से एक स्पष्टीकरण में ये भी लिख सकते हैं, यानी कि दे आर टू पुअर टू बाय द चप्पल्स या फुटवियर कि वह चप्पलों को खरीदने के लिए हद से ज़्यादा गरीब हैं। ये लाइन भी आप छोड़ सकते हैं। आइए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका लॉस्ट स्प्रिंग से। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी? सीमापुरी में बच्चों के लिए कूड़े का क्या महत्व था? देख सकते हैं कितने सेट्स में इसे पूछा गया है। और साथियों इसे ऐसे भी पूछा गया है, व्हाट वाज द यूटिलिटी ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी? इम्पोर्टेंस दे, यूटिलिटी दे या मीनिंग दे, एक ही है आपका आंसर। ऐसे भी पूछा गया है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी? तो लिखिए इसका आंसर, द गार्बेज यानी कि कूड़े करकट का ढेर, वॉज अ सोर्स वह एक स्रोत है, ऑफ वंडर फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी यानी कि सीमापुरी में कूड़ा बच्चों के लिए आश्चर्य का एक स्रोत है, वंडर। ठीक है। समटाइम्स कभी कभी दे फाउंड अ रुपी कभी कभी वे एक रुपया पाते हैं, और 10 रुपी नोट या फिर 10 रुपये का नोट पाते हैं, और इवन अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज और यहाँ तक कि वे कूड़े करकट के ढेर में एक चांदी के सिक्के को भी पाते हैं। देयरफॉर इसीलिए दे डिड नॉट स्टॉप स्क्राउंजिंग इसीलिए वे अपनी तलाश को बंद नहीं करते हैं, होपिंग टू फाइंड मोर और अधिक पाने की उम्मीद में। हैंस इसीलिए द गार्बेज इज वेरी वैल्यूएबल फॉर देम जो कूड़ा करकट का ढेर है वह उनके लिए बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है। आप चाहें तो साथियों इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, लगातार पूछा भी गया है ये। हु वॉज मुकेश? मुकेश कौन था? वॉट वॉज हिज एम्बिशन और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, मुकेश वॉज अ चाइल्ड लेबरर हु वर्कड इन अ ग्लास बेंगल मेकिंग फैक्ट्री इन फिरोजाबाद यानी कि मुकेश एक बाल मजदूर था जो फिरोजाबाद की चूड़ी बनाने वाली एक फैक्ट्री में कार्य करता था। दो भले ही बिलोंग्ड टू अ पुअर फैमिली भले ही वह एक गरीब परिवार से संबंधित था, यट फिर भी ही वांटेड टू बिकम हिज ओन मास्टर फिर भी वह अपने स्वयं का मालिक बनना चाहता था। चेंजिंग हिज एंसेस्ट्रल लाइन और वह जो उनकी पैतृक लाइन थी उसे बदलना चाहता था। और उसका महत्वाकांक्षा क्या थी? तो ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, व्हेन ही ग्रोज अप जब वह बड़ा हो जाएगा। ठीक है भैया, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट भी ले लें। एक संभावित क्वेश्चन ये है, आप चाहें तो इसे भी तैयार कर सकते हैं, बहुत सरल है। यहाँ से ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल यानी कि अपने सर्वाइवल यानी अपने जीवन यापन के लिए सीमापुरी में रहने वाले जो निवासी थे वो क्या करते थे? तो आप लिखेंगे, द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू टू कलेक्ट रबिश फॉर देयर सर्वाइवल यानी कि सीमापुरी के जो निवासी थे वो अपने जीवन यापन के लिए कूड़ा करकट एकत्रित करते थे। देयर वॉज ओनली मीन्स ऑफ देयर सर्वाइवल और यही उनके जीवन यापन का एक साधन था। एंड दैट वॉज रैग पिकिंग जो क्या था? कबाड़ एकत्रित करना। अब अपनी तरफ से थोड़ा सा इसमें और ऐड करना चाहें तो शुरुआती लाइंस में ये लिख सकते हैं कि जो सीमापुरी में रहने वाले लोग थे वे सभी के सभी स्क्वेटर्स यानी कि शरणार्थी थे जो 1971 में बांग्लादेश से भारत आए थे, और उसके बाद आप इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, लगातार पूछा गया है, 2024 में भी आया है।
ये तो मैंने संभावित में रखा है, आप बस केवल इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन 2024 में भी देखने को मिला है, ठीक है, लेकिन अब आने की संभावना नहीं है। जो शुरुआती क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। ये लॉन्ग में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से लास्ट लेसन का लॉन्ग तैयार नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस क्वेश्चन को अवश्य आप तैयार करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और ये है इसका हिंदी वर्जन। लॉन्ग को केवल मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, शॉर्ट को ही एक्सप्लेन करूँगा केवल। इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी, या डिस्क्राइब द डेप्रोवेबल लाइफ ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी। कैसे भी पूछे आंसर यही होगा, ठीक है। जो मैंने आपसे कहा था ना क्या करते थे सीमापुरी के लोग, तो उसमें आप ये लाइन पहले जोड़ सकते हैं चाहे तो, ठीक है। ये लाइन्स को यहाँ तक जोड़ सकते हैं और यहाँ तक, और उसके बाद आप वो लिख देंगे क्या, दे डू टू कलेक्ट रबिश। आइए डीप वाटर क्वेश्चन से आपका पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। इसे आप चाहें तो तैयार कर लेना, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 से है। यहाँ से देखिए, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, यानी कि प्रशिक्षक ने डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया। तो आप देख सकते हैं 2023 में, 2022 में, 2024 में भी इसे पूछा गया है और 2025 में भी पूरी आने की संभावना होगी। क्यों? क्योंकि यह इस चैप्टर का की पॉइंट है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे साथियों, एक मिनट रुकिएगा, आप इसका आंसर लिखेंगे, द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड डगलस, यानी कि जो प्रशिक्षक था उसने डगलस को एक पेटी बांधी। देन ही अटैच्ड अ रोप टू द बेल्ट, तब उसने उस बेल्ट से यानी कि उस पेटी से एक रस्सी को अटैच कर दिया यानी कि जोड़ दिया। वेंट थ्रू अ पुली, और जो रस्सी थी वह एक घिरनी, जो आपने देखा होगा गांव में या आपने गाड़ी पर झूले होंगे तो उसे कहते हैं हम क्या, पुली। तो वह एक पुली से होकर गुजरती थी। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और जो रस्सी थी वह एक सिर के ऊपर पकड़े रखता था। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, वह रस्सी को सिरे से पकड़ता था। एंड ही वेंट बैक एंड फोर्थ, और जो विलियम डगलस थे वो आगे पीछे होते थे। एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, यानी कि उस ताल के। आवर आफ्टर आवर, घंटे के बाद घंटे। डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन। वीक आफ्टर वीक, सप्ताह के बाद सप्ताह। दिस प्रोसेस वेंट ऑन फॉर 3 मंथ्स, यानी कि यह जो प्रक्रिया थी वो 3 महीने तक चलती रही। फाइनली, अंत में, द इंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड हिम एज अ स्विमर, ये लिख देना। अंत में जो इंस्ट्रक्टर था उसने विलियम डगलस को एक तैराक के रूप में डिक्लेयर कर दिया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को विशेष ध्यान देंगे आप। आइए अगला देखते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ऐसे हमने 2 ही क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, क्योंकि जहां हमें शॉर्ट इजी लगेंगे वहां से ज़्यादा रखे गए हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी पानी के अपने डर को दूर करने के लिए डगलस ने क्या निर्णय किया। या इसे ऐसे भी पूछा गया है, हाउ डिड डगलस सक्सीड इन ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर, यानी डगलस पानी के अपने डर को काबू करने में कैसे सफल हुए। ठीक है, अब देखिए इसे 2024, 22, 23 कितने सेट्स में पूछा गया आप देख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, काफ़ी आसान है, क्योंकि नहीं तो वीडियो पता चला 5 घंटे का हो गया, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। 96 पेज हैं और 11 पेज नंबर पर आप पहुंच चुके हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इससे है, इस चैप्टर से हमने लॉन्ग ही इम्पोर्टेंट रखे हैं आपके। हाउ डिड डगलस स्ट्रगल एट पूल, व्हाट स्ट्रेटेजी डिड ही अडॉप्ट टू सेव हिज लाइफ, यानी डगलस ने ताल पर कैसे संघर्ष किया और जान बचाने के लिए उन्होंने क्या रणनीति अपनाई। जैसे ऐसे भी पूछा गया है, डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट स्ट्रेटेजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, डगलस के ताल पर संघर्ष का वर्णन कीजिए,
जान बचाने के लिए उन्होंने क्या रणनीति अपनाई, ये भी बताइए। 2024 में भी ये 2 सेट में आया हुआ है साथियों। तो अगर आप विश्वास करके इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो आपको किसी भी अन्य सोर्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ मुझे लगा है खुद से बनाने के लिए मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, और जहाँ ऑथेंटिक बुक्स की आवश्यकता है वो मैंने रखी हैं। एक ये क्वेश्चन और तैयार करेंगे आप, व्हाट हैंडीकैप स्टेड विद डगलस फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हाट डिड ही डू टू रिसॉल्व इट फ्रॉम द लाइफ। डगलस के साथ कौन सी बाधा लंबे समय तक रही और जीवन से इसे दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया। ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। वीडियो को पॉज करें आसानी से। उसके बाद ये 2024 में आया है तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि आ सकता है, पर आप चाहें तो तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका हिंदी वर्जन है। आइए अब देखते हैं द रेड ट्रैप से मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस। इस चैप्टर से 2 लॉन्ग देखेंगे और ज़्यादातर हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और जिसके आने के 99% चांसेज हैं, जैसे कि व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, उसी तरह से ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। व्हाई डिड द पैडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप, यानी कि जो फेरी वाला था वह संसार को चूहेदानी के रूप में क्यों सोचता था या क्यों मानता था। तो आप पहले ही क्वेश्चन से ही बनाएंगे, व्हाई डिड आप हटा देंगे, द पैडलर आप डिड हटेगा तो कंसिडर्ड हो जाएगा। द पैडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप। देख सकते हैं कितने सेट्स में से पूछा गया है, तो इतना आपने लिख ही दिया, बिकॉज लगा ही देंगे, वहीं से क्वेश्चन पूछा है। तो क्यों सोचता था, ही हैड नेवर बीन ट्रीटेड काइंडली बाय द वर्ल्ड, क्योंकि उसे इस संसार के द्वारा कभी भी दयालुतापूर्वक ट्रीट नहीं किया गया था। ही सैड, उसने कहा, दैट द होल वर्ल्ड, कि यह जो संपूर्ण संसार है, वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, वह एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। बिकॉज, क्योंकि ऑल द गुड थिंग्स, वे सभी अच्छी चीज़ें, दैट आर ऑफर्ड टू एनी वन, जो किसी को भी ऑफर की जाती हैं, एज रिचेज, जैसे कि संपत्ति, एंड जॉय, खुशियाँ, शेल्टर, शरण, एंड फूड, और भोजन। दे सर्व्ड, वे कार्य करती हैं, एज बैट्स, यानी कि चारे की तरह, चारा जानते हैं जैसे पशुओं को डाला जाता है, तो वे चारे की तरह कार्य करते हैं। टू टेम्प्ट, यानी कि आकर्षित करने के लिए, पीपल, लोगों को, जस्ट लाइक रेड ट्रैप, ठीक चूहेदानी की तरह, यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो चूहेदानी की तरह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक चारे की तरह कार्य करती हैं। और जो चूहेदानी है वो क्या करती है, ऑफर्ड, प्रदान करती है, चीज़, पनीर और पोर्क, सुअर के मांस का टुकड़ा, टू टेम्प्ट द रैट्स, यानी कि चूहों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। आप चाहें तो साथियों इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब इसका ये हिंदी है, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, हु वॉज द रेड ट्रैप सेलर, यानी कि चूहेदानी विक्रेता कौन था। हाउ डिड ही मेक दैम, और वह उन्हें कैसे बनाता था, या ऐसे भी पूछा है 2024 में से, हाउ डिड ही मेक द रेड ट्रैप्स, वह उन चूहेदानियों को कैसे बनाता था। तो देख सकते हैं ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से लिखेंगे पहले, द रेड ट्रैप सेलर वॉज अ बैगाबॉन्ड, यानी कि जो चूहेदानी विक्रेता था वह एक घुमक्कड़ था। हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, जो तार की बनी हुई चूहेदानियों को बेचने के लिए इधर उधर जाया करता था। अब पूछा है आपसे वह उन्हें कैसे बनाता था, तो आप लिखेंगे, ही मेड दैम हिमसेल्फ, यानी कि वह खुद उन्हें बनाता था। अब दैम की जगह पर आप चाहें तो द रेड ट्रैप्स लिख सकते हैं। फ्रॉम द मटेरियल, उस सामग्री से बनाता था, विच ही गॉट, जिसे वह प्राप्त करता था, बाय बेगिंग, भीख मांगकर, इन द स्टोर्स, यानी कि स्टोर से, और एट द बिग फार्म्स, या फिर बड़े बड़े फार्मों से। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखते हैं अगले मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मैन सेलिंग रेड ट्रैप्स रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पैटी थीवरी, यानी कि जो चूहेदानी विक्रेता था वह
भीख मांगना और छोटी मोटी चोरियों दोनों का सहारा लेता था। तो बहुत आसान तरीके से आप लिखेंगे, द मैन सेलिंग रेड ट्रैप्स वॉज अ पुअर वैगाबॉन्ड, यानी कि जो चूहेदानी विक्रेता था वह एक गरीब घुमक्कड़ था। आप चाहें तो साथियों यहाँ भी लिख सकते हैं अ पुअर वैगाबॉन्ड, ठीक है, ये लिख लेना। हु यूज्ड टू सेल द स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ बायर फॉर हिज लिवलीहुड, जो अपने जीवन यापन के लिए तार से बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानियों को बेचा करता था। हिज बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, यानी कि जो उसका व्यवसाय था वो विशेष रूप से लाभकारी नहीं था। सो इसीलिए ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी। ठीक है, आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस चैप्टर का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे तैयार कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लें आसानी से। अब देखते हैं इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है, द स्टोरी द रेड ट्रैप इज बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल डिस्कस, यानी कि चूहेदानी नामक कहानी मनोरंजन और दर्शन शास्त्र दोनों हैं। इसका आपको क्या करना है, वर्णन। 2023 में पूछा है और इसे ऐसे भी पूछा गया है, द स्टोरी द रेड ट्रैप इज द मिक्सचर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड द फिलोसॉफी एक्सप्लेन। तो साथियों इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे पॉइंट वाइज। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि लॉन्ग को एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा और आपको दिक्कत इसलिए लॉन्ग में नहीं होगी क्योंकि इसका हिंदी वर्जन भी आपको नीचे दिया गया है। ठीक है भाई, ये इसका हिंदी वर्जन है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पेडलर इन द स्टोरी द रेड ट्रैप, यानी कि द रेड ट्रैप नामक जो कहानी है उसमें फेरी वाले का आपको चरित्र चित्रण करना है। और इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी, 2024 में इसे पूछा भी गया है। ठीक है, डीप वाटर में से जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ना, व्हाट डिड डगलस टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उसे अच्छे से देख लेना। ठीक है, आइए अब देखते हैं इंडिगो चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, यानी कि गांधी जी ने उन वकीलों को क्यों डांट या फटकार लगाई। शॉर्ट में जितना इंपॉर्टेंट आपने ये पीछे क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक उसी प्रकार से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपने देखा था, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस या मीनिंग या यूटिलिटी ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, या फिर आपने देखा था व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, या व्हाई डिड द पेडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप। ठीक उसी प्रकार से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर से देखा था, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन ही आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं जो लगातार पूछे गए हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, मुजफ्फरपुर लॉयर्स, यानी कि मुजफ्फरपुर के जो वकील, हु फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट कैम टू मीट गांधी जी, यानी मुजफ्फरपुर के जो वकील थे जो लगातार या प्राय किसानों के समूह का न्यायालय में प्रतिनिधित्व करते थे, वो गांधी से मिलने के लिए आए। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेज, और जो वकील थे उन्होंने गांधी जी को अपने मुकदमों के बारे में बताया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, और उन्होंने अपनी जो फीस थी उसकी आकार की भी सूचना उन्हें दी। और आगे आप लिख देंगे, सो इसीलिए, अगर इसीलिए नहीं लिखें तो सीधा लिख दें, गांधी जी चाइडेड देम, गांधी जी ने उन्हें डांट या फटकार लगाई फॉर गेटिंग बिग फीस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स, यानी कि गांधी जी ने उन वकीलों को उन गरीब किसानों से बड़ी फीस वसूलने के लिए डांट या फटकार लगाई। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगला इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये इतना बड़ा देख रहे होंगे, मैं इसे शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड गांधी जी डू आफ्टर नोइंग द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एट चंपारण, चंपारण के किसानों की खबर यानी कि जो खराब स्थिति थी उसका पता लगने के बाद गांधी जी ने क्या किया। तो साथियों पहले आप ये हटा दें, आप आंसर लिखेंगे आफ्टर से। ठीक है, कहाँ से लिखेंगे, आफ्टर से। आफ्टर नोइंग द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एट चंपारण, आगे लगा देंगे आप कॉमा, क्या लगा देंगे,
कॉमा। कहाँ से लिखना है आपको? क्वेश्चन से पहले समझ लें तभी स्क्रीनशॉट लेना। यहाँ आफ्टर से लिखेंगे आप और पूरा लिखते हुए चले जाएंगे, कॉमा लगाएंगे और आगे लिख देंगे गांधी बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। और आगे आप लिख देंगे फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन हु डिनाइड टू गिव हिम एनी इन्फॉर्मेशन। अब ये पूरा भलेसक आप लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट ही क्वेश्चन है आपका लगातार। अगला क्वेश्चन देखते हैं इससे, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा व्हाई डिड गांधी चार्ट द लॉयर्स, ठीक उसी प्रकार से ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया? तो आप लिखेंगे महात्मा गांधी अपॉइंटेड वॉलंटियर्स टू एजुकेट द विलेजर्स ऑफ चंपारण, यानी कि महात्मा गांधी ने चंपारण के जो गांववासी थे उन्हें शिक्षित करने के लिए वॉलंटियर्स, अपनी स्वेच्छा से कार्य करने वाले लोगों को रखा। आप वॉलंटियर्स टीचर्स भी लिख सकते हैं। एंड सेट अप एन आश्रम देयर, और वहाँ एक आश्रम का भी व्यवस्था किया। हिज वाइफ कस्तूरबा, उनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा, टॉट, वो सिखाती थी पर्सनल क्लीनलीनेस, यानी कि व्यक्तिगत साफ सफाई के बारे में, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और जो सामुदायिक साफ सफाई होती है उसके बारे में, टू द विलेजर्स, कैसे? गांव वालों को। एंड द डॉक्टर आल्सो वॉलंटियर टू सर्व विलेजर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, और वहाँ अपनी स्वेच्छा से 6 महीने तक गांव वालों को सेवा करने के लिए एक डॉक्टर भी था। या आप ये कह सकते हैं कि एक डॉक्टर ने 6 महीने तक अपनी स्वेच्छा से गांव वालों को सुरक्षा दी या सेवा दी, ठीक है। अपनी तरफ से और भी लिख सकते हैं कि यानी कि इन चंपारण देयर वर 6 स्कूल्स वर ओपन, यानी कि चंपारण के अंदर 6 गांव भी खोले गए। तो ये किया था और आने की इसकी पूरी संभावना रहेगी। अब देखिए इस चैप्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला, वैसे शुक्ल भी आप पढ़ सकते हैं, इनवाइट गांधी जी टू चंपारण, यानी कि राजकुमार शुक्ल ने या शुक्ला ने चंपारण में गांधी जी को क्यों आमंत्रित किया। हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, और गांधी जी ने जो किसान थे उनके समस्याओं को कैसे सुलझाया, या इसे ऐसे भी पूछा गया, देख सकते हैं हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुँचे, एंड व्हाट डिड ही डू देयर, और गांधी जी ने वहाँ क्या किया। या फिर ऐसे भी पूछा है व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, या हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, व्हाट डिड ही फाइंड देयर, एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर फ्यूचर प्रोसीडिंग्स। या इसे ऐसे भी पूछा गया है हाउ वॉज द सिविल डिसोबीडियंस बॉर्न फर्स्ट टाइम इन इंडिया, डिस्क्राइब द स्ट्रगल डन बाय गांधी जी एंड अदर्स, ठीक है। या फिर ऐसे भी पूछा है, आप देख सकते हैं वही है सेम 2024 में ये भी आया है, हाउ डिड गांधी जी चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स ऑफ चंपारण, यानी गांधी जी ने चंपारण के किसानों की दुर्दशा कैसे बदली। और देखो 2024 में इसे ऐसे भी पूछा गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका लॉन्ग का आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट इतना ले लिया होगा और ये हो जाता है आपका कंप्लीट, ठीक है। अब आपको एक काम करना है, जैसे ही अंत में आपसे पूछा गया है ना कि पहली बार भारत में सिविल डिसोबीडियंस किया हुआ, तो आप नीचे लिख देंगे इन दिस वे, ठीक है। अगला है आपका पोएट एंड पैनकेक से फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 2024 में पूछा भी गया है, वेयर वॉज द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज सिचुएटेड, यानी जेमिनी स्टूडियोज का जो श्रृंगार विभाग था वह कहाँ स्थित था, एंड हाउ वॉज इट्स लुक, और यह कैसा दिखता था। आपके बोर्ड ने ऐसे पूछा है व्हाट डिड द मेकअप रूम लुक लाइक, ठीक है, ऐसे आपसे पूछा है। दोनों आंसर मैं आपको बताऊंगा, तो आप इसके आंसर की स्टार्टिंग करेंगे द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, यानी कि जेमिनी स्टूडियोज का जो मेकअप डिपार्टमेंट है, श्रृंगार विभाग है, वॉज इन द अप स्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कि वह एक इमारत के ऊपरी भाग पर था। इट वॉज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता था, दैट दिस बिल्डिंग, कि यह जो इमारत है, वॉज वंस रॉबर्ट क्लाइव्स स्टबल, कि रॉबर्ट क्लाइव का
अस्तबल रहा है। इट हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून, यानी कि इसका जो लुक था या इसका जो दिखावा था वह एक हेयर कटिंग सैलून की तरह दिखता था। विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन मिरर्स, और जिसमें लगभग आधा दर्जन बड़ी बड़ी या विशाल दर्पणों के चारों ओर प्रत्येक कोण पर लाइटें लगी हुई थीं। अब आपसे ऐसे पूछा गया था कि हाउ डिड द मेकअप रूम लुक लाइक, तो आप वहीं से बना सकते हैं। द मेकअप रूम लुक्ड लाइक अ हेयर कटिंग सैलून विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन, लेकिन ये छोटा हो जाएगा तो इसलिए ये परफेक्ट आंसर है। आपको पूरे 4 नंबर इस आंसर पर मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और प्रोज से केवल यही लॉन्ग आपके पास रहेंगे। इंडिगो से हमने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया है लॉन्ग में। डीप वाटर से पहले ही जो लॉन्ग मैंने बताया है, व्हाट डिड विलियम डगलस डू टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, वो, और यहाँ से इसे देखेंगे आप, ठीक है। यानी वाई वॉज कोठामंगलम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज, यानी कि कोठामंगलम सुब्बू को जेमिनी स्टूडियोज में नंबर 2 पर क्यों समझा जाता था। तो ये इसके रीजंस बताए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीनशॉट लेंगे और ये इसका हिंदी वर्जन भी आपको देखने को मिल जाएगा। और एक बेहतरीन सोर्स लगा है आप लोगों के लिए कवर करने में, और आपका लंबा इंतज़ार भी था इस वीडियो लेक्चर के लिए, ठीक है। एक आपका जो चैप्टर है ना इंटरव्यू, उससे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख सकते हैं। व्हाई डू द सेलिब्रिटीज हु हैव बिकम द विक्टिम ऑफ इंटरव्यू डिस्पाइज इट, यानी कि जो सेलिब्रिटीज थी जो इंटरव्यू का एक शिकार हो गए थे, वो इससे क्यों डिस्पाइज, घृणा करते थे, किससे, इंटरव्यू से। तो आप यहीं से लिखेंगे पहले। डिस्पाइज का आप मुझे सिनोनिम्स बताएंगे तो क्या होगा, आपका आंसर होना चाहिए डिस्पाइज का एबॉर, पूछा गया है इसलिए मैं साथ ही साथ बता रहा हूँ, या फिर हेट हो सकता है, ठीक है। आपसे ऐसे भी पूछा है डिस्पाइज या एबॉर का एंटोनियम्स, तो आप लिख देना लव, लव क्या हो जाएगा, एंटोनियम्स, ठीक है। तो आप यहीं से आंसर बनाएंगे तो सबसे पहले आप वाई हटाएंगे, डू हटा देंगे और यहीं से लिख देंगे द सेलिब्रिटीज हु हैव बिकम द विक्टिम ऑफ इंटरव्यू डिस्पाइज इट, और वाई से क्वेश्चन पूछा है तो आप लिख देंगे बिकॉज, क्या लिख देंगे प्यारे साथियों, बिकॉज। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इतना लिख दिया। आगे यहाँ से जोड़ देना आप, आगे कहाँ से जोड़ेंगे आप, बिकॉज के बाद आप लिख देंगे बिकॉज इट वॉज immoral, a crime, an adult, cowardly and vile, यानी कि यह एक अनैतिक है, एक अपराध है, एक आक्रमण है, कायरता है और बेकार है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो वहाँ से आप लिख ही देंगे, कहाँ से, यहाँ से। द सेलिब्रिटीज हु हैव बिकम द विक्टिम ऑफ इंटरव्यू डिस्पाइज इट बिकॉज, बिकॉज के बाद आप लिखेंगे इट वॉज क्या, immoral, a crime, an adult, cowardly and vile। cowardly का एंटोनियम्स क्या होगा जरा बताओगे मुझे, तो आपका आंसर होना चाहिए ब्रेवली, ब्रेवरी माने होता है बहादुरी, ठीक है। नाउन फॉर्म है, ये भी नाउन फॉर्म है। एक चैप्टर है आपका गोइंग प्लेसेज, उससे आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट डिड सोफीज ब्रदर जियोफ डू व्हेन ही वाज आउट ऑफ स्कूल, यानी सोफ़ी के भाई जियोफ अपने स्कूल छोड़ने के बाद क्या किए। तो बहुत आसान तरीके से आप आंसर लिखेंगे, व्हेन सोफ़ीज ब्रदर वॉज आउट ऑफ हिज स्कूल, यानी कि ये 3 ईयर्स आप हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि जब सोफ़ी के भाई विद्यालय से बाहर थे, ही वर्क, वह कार्य करते थे एज एन एप्रीटियंस मैकेनिक, यानी कि एक प्रशिक्षक मैकेनिक के रूप में। प्रशिक्षक जानते हो आप, यानी कि जो बिना वेतन के कार्य करता हो। ही हैड टू ट्रेवल, उसे यात्रा करनी पड़ती थी, टू हिज वर्क, अपने कार्य के लिए, ईच डे, प्रत्येक दिन, टू द फार एंड ऑफ द सिटी, शहर के सबसे दूर किनारे तक। ही वॉज नॉट अ डे ड्रीम, यानी कि वह एक दिन में स्वप्न देखने वाला नहीं था, लाइक हिज सिस्टर सोफ़ी, यानी कि अपनी बहन सोफ़ी की तरह। डे ड्रीमर लिखना, ड्रीमर हो जाएगा, ठीक है।
बट ही लव्ड हर, लेकिन वह अपनी बहन को प्रेम करता था, वेरी मच, बहुत अधिक, सो ही लिसनड हर बिल्ड स्टोरीज पेशेंसली, इसीलिए उसकी जो काल्पनिक कहानी होती थी उन्हें बहुत धैर्यपूर्वक सुनता था। भाई बहन का प्रेम ही अलग है भाई। स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। एक और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से रखा है, व्हाट इज सोफीज ड्रीम अबाउट हर फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में सोफी का क्या सपना है। इज हर ड्रीम रियलिस्टिक, क्या उसका जो सपना है वो वास्तविक है। आप इसका आंसर ये लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब चलते हैं हम सप्लीमेंट्री की तरफ, और जो आपका थर्ड लेवल है उससे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका द थर्ड लेवल। ठीक है, प्रोज से इतनी ही चीज़ें आपको कवर करनी है, 15 नंबर आपके आराम से कवर हो जाएंगे फ्लेमिंगो से। ठीक है, ये विस्तास है, जैसे आप सप्लीमेंट्री रीडर भी कहते हैं। पोइट्री सबसे अंत में देखेंगे हम, ज़्यादा टाइम हमें लगेगा नहीं। तो है क्वेश्चन आपका फर्स्ट, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, यानी कि सैम जो मनोचिकित्सक मित्र था चार्ली का, उसने चार्ली के नाम अपने पत्र में क्या लिखा। तो आप लिखेंगे सैम रॉट, सैम ने लिखा दैट ही हैड बीन स्टेइंग देयर फॉर 2 वीक्स, कि वह वहाँ 2 सप्ताहों से ठहरा हुआ है। देयर की जगह पर आप लिख सकते हैं गैलिसबर्ग इलोइनेस। एट द डेलीज समवन वॉज प्लेइंग अ पियानो, और डेलीज के पास में कोई व्यक्ति पियानो बजा रहा है। दे वर सिंगिंग, और वे लोग गा रहे हैं, और बोल हैं गाने के सीइंग नेली होम, ये उनका कोई बोल होगा। और ये आगे क्या कहता है, कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, यानी कि लूसिया और चार्ली कम बैक, आ जाओ, कीप लुकिंग टिल दे फाइंड द थर्ड लेवल, और तब तक तलाश करते रहें तब तक वे तीसरे तल को पा ना लें। यहाँ से पहले आप एक लाइन जोड़ सकते हैं, यानी कि नेले होम के बाद में ही एनकरेज्ड देम टू कम ऑन बैक। ठीक है, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, 2024 में आपको देखने को आपके परीक्षा हॉल में मिल सकता है। एक अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तीसरा तल क्या था। वेयर वॉज इट सिचुएटेड, और यह कहाँ स्थित था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो आप इसका आंसर लिखेंगे द थर्ड लेवल refers to the subway of the Grand Central Station, जो तीसरा तल है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के जो भूमिगत मार्ग है उसे रेफर करता है। दैट टेक्स पैसेंजर्स टू गैलिसबर्ग इलोइनेस, जो यात्रियों को गैलिसबर्ग इलोइनेस ले जाता है। और आगे आप लिखेंगे इट वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली फ्रॉम इनसिक्योरिटी फियर बार बरी ETC, और जो तीसरा तल है ये चार्ली के लिए असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता आदि से बचने का एक माध्यम है। क्यों है, द थर्ड लेवल वॉज सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट, आप अपनी तरफ से एक लाइन और लिख सकते हैं यहाँ, बिकॉज क्योंकि द थर्ड लेवल वॉज नॉट सिचुएटेड फिजिकली देयर, क्योंकि जो तीसरा तल है वो शारीरिक रूप से या वास्तविक रूप से वहाँ स्थित नहीं है। बिकॉज यहाँ करके लिख देंगे बिकॉज इट वॉज नॉट फिजिकली प्रेजेंट देयर। ठीक है, इतना लिख दें, बिकॉज इट वॉज नॉट फिजिकली प्रेजेंट देयर, ये जोड़ देना। और आपसे पूछा ये कहाँ था, तो द थर्ड लेवल वॉज सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। जो मैंने लाइन कही है ETC के बाद बिकॉज के बाद आप जोड़ देना। क्या जोड़ोगे, इट वॉज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, 2024 में भी आया है ये आपका, वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल, यानी कि चार्ली उस तीसरे तल को पुनः क्यों ना पा सका कभी। तो यहीं से बना देंगे आप सीधा, पहले वाई हटाई दिया आपने, चार्ली कुड नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल, यानी कि चार्ली तीसरे तल को पुनः कभी नहीं पा सका, बिकॉज क्योंकि इट वॉज ओनली इमेजिनेशन ऑफ चार्ली, क्योंकि यह एकमात्र चार्ली की कल्पना थी, एंड इट वॉज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली, जो मैंने आपसे कहा था ना उस लाइन को ये जोड़ देना, क्योंकि यह वास्तविक रूप से वहाँ स्थित नहीं था। सो यहाँ लिख लेना, सो इसीलिए वी कैन से हम लोग कह सकते हैं दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम
ऑफ एस्केप फॉर चार्ली फ्रॉम इनसिक्योरिटी, फियर, बार एंड वरी एसेट्रा एसेट्रा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो तीसरा तल है वो चार्ली के लिए असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता आदि से बचने का एक माध्यम है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 2024 में भी आया है ये। एक शॉर्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से ये है, हाउ डिड चार्ली एंटर द थर्ड लेवल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। अब इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली। चार्ली के अनुसार तीसरे तल का वर्णन कीजिए। व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर, आश्वस्त होने के लिए उसने क्या किया। दैट ही वॉज इन 1894, कि वह 1894 में है। वाई डिड ही वॉन्ट टू बाई टिकट्स, और वह टिकटें क्यों खरीदना चाहता था। आप देख रहे हैं लॉन्ग एक है लेकिन शॉर्ट 4 हैं, देखो 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2024 में आया है और आता रहेगा। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, दैट द थर्ड लेवल, कि जो तीसरा तल है वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, वह चार्ली के लिए बचने का एक माध्यम है। भाई क्यों। तो ये बहुत आसान लिखा हुआ है। आइए अब हम चलते हैं द टाइगर किंग से मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग की तरफ। ये आपका सेकंड चैप्टर है। प्रो से आपको 5 चैप्टर ही अच्छे से कवर करने हैं और सबको सही रहा तो उन्हीं में से आपका आ जाएगा। तो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, यानी जोशी ने जो टाइगर किंग था उसकी मृत्यु के बारे में क्या बताया। या इसे ऐसे भी पूछा है, व्हाट वाज एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, यानी कि जो एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन थी यानी भविष्यवाणी थी वो टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में क्या थी। तो आप यहीं से लिखेंगे पहले द एस्ट्रोलॉजर, देखो व्हाट डिड हमने हटा दिया है, तो द एस्ट्रोलॉजर टेल का टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, यानी कि जोशी ने टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में बताया। दैट कि हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, कि उसकी जो मृत्यु है वो एक बाघ से होगी। ही आल्सो प्रेडिक्टेड, उसने ये भी भविष्यवाणी की, दैट ही माइट, यहाँ माइट रहेगा, ही माइट किल 99 टाइगर्स, कि वह 99 बाघों को जान से मार सकता है। बट ही वुड हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम द 100th टाइगर, लेकिन उसे 100वें बाघ से अत्यधिक सावधान रहना होगा। थोड़ा सा अपनी तरफ से और ऐड कर सकते हैं, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बॉर्न, क्योंकि वह पैदा हुआ है अंडर द बुल ऑफ आवर, या द आवर ऑफ बुल, सॉरी द आवर ऑफ बुल रहेगा। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बॉर्न, वह पैदा हुआ है अंडर द आवर ऑफ बुल, यानी कि वृषभ राशि में। एंड द बुल एंड द लॉइन, सॉरी पहले यहाँ तक लिखिए थोड़ा सा, बिकॉज ही वॉज बॉर्न अंडर द आवर ऑफ बुल, आगे आप लिख देंगे एंड द बुल एंड आप एंड को हटा सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं, द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, ठीक है, यानी कि शत्रु हैं। ये हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर, लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने आपसे यहाँ तक पूरा लिख ही लिया होगा आपने, और आप आगे क्या लिख देंगे, क्यों 100 टाइगर से उसे सावधान रहना होगा, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बॉर्न अंडर द आवर ऑफ बुल, और फुल स्टॉप लगा कर लिख देंगे द बुल एंड द टाइगर्स आर एनिमीज। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा इंक्लूड किया, उसे लिखते रहें आप साथ ही साथ। अगला क्वेश्चन है आपका शॉर्ट में, हु वॉज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन थे, एंड व्हाट वाज ही नेम्ड सो, और उनका ये नाम कैसे पड़ा। तो आप सभी जानते हैं द टाइगर किंग वॉज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी कि जो टाइगर किंग थे वो प्रतिबंधपुरम के महाराज थे। व्हेन ही वॉज बॉर्न, जब वह पैदा हुए, द एस्ट्रोलॉजर्स फोरटोल्ड, तो जो ज्योतिषी उन्होंने भविष्यवाणी की, दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, कि उनकी जो मृत्यु है एक बाघ से आएगी। और ही माइट किल, यहाँ माइट रहेगा, ही माइट किल 99 टाइगर्स, वह 99 बाघों को जान से मारेंगे। बट ही शुड बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, लेकिन उन्हें 100वें बाघ से अत्यधिक सावधान रहना होगा।
क्यों रहना होगा? बिकॉज क्योंकि द 100th टाइगर कॉइड हिज डेथ, क्योंकि जो 100वां बाघ है वह उनकी मृत्यु का कारण होगा। एंड सो ही वॉज नेम्ड इट, इसीलिए उनका नाम यह पड़ गया। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से। अच्छा लॉन्ग आ गया है, 1 मिनट रुकिए, पहले ये लॉन्ग का स्क्रीनशॉट ले लें। आप छूट गया होगा तो मैं अभी कराऊंगा आपको। इससे 2 क्वेश्चन शॉर्ट इंपोर्टेंट रह गए हैं आपके। ये लॉन्ग है आपका, 2 शॉर्ट क्वेश्चन इससे रह गए हैं साथियों, इनके स्क्रीनशॉट लें। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। व्हाट वाज द वाव ऑफ महाराजा, हाउ डिड ही फुलफिल इट एंड व्हाट डेंजरस डिड ही फेस। लगातार पूछा गया है ये, 2024 में भी आया हुआ है। देखो ये आ गया शॉर्ट, तभी मैं कह रहा 2 शॉर्ट रह गए, वो लॉन्ग थे, ऊपर वाले 2 आपने पढ़े हैं, तो ये शॉर्ट है। व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, यानी टाइगर किंग ने शादी करने का निश्चय क्यों किया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट बहुत आसानी से पहले ले लें। द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी, यानी कि टाइगर किंग ने विवाह करने का निश्चय किया, बिकॉज क्योंकि ही हैड किल्ड ऑल द टाइगर्स इन हिज किंगडम, क्योंकि वह अपने साम्राज्य में सभी बाघों को जान से मार चुके थे। दे वर ओनली 70 इन हिज किंगडम, और जो मरे हुए बाघों की संख्या थी वह 70 थी। हिज मिशन वॉज टू किल 100 टाइगर्स, और जो उनका उद्देश्य था वो 100 बाघों को जान से मारने का था। He wanted to marry the princess from the kingdom which could serve his purpose, यानी कि वह ऐसे राज्य की राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे जो उनके उद्देश्य को पूरा कर सके। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब है आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड द ऑथर या व्हाई डिड द ऑथर रीच टू अंटार्कटिका, जो आपकी लेखिका हैं तिसानी दोषी, वो अंटार्कटिका कैसे पहुंची। तो आप लिखेंगे द ऑथर ट्रेवल्ड टू अंटार्कटिका ऑन अ रशियन रिसर्च वेसल अकादमिक सोकाल्स्किया, यानी कि लेखिका ने एक रूसी शोध के कार्य में लगे हुए जहाज अकादमिक सोकाल्स्कीय पर अंटार्कटिका तक की यात्रा की। सी ट्रेवल्ड ओवर 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. उन्होंने एक कार, एक हवाई जहाज और एक जलयान से कुल मिलाकर 100 घंटे तक की यात्रा की। थस इस प्रकार से सी रीच्ड अंटार्कटिका आफ्टर कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि इस प्रकार से एक लंबी दूरी तय करने के बाद वह अंटार्कटिका पहुंच गई। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिएगा, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज रीचिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंचकर लेखिका ने क्या महसूस किया, या व्हाट वंडरस डिड द ऑथर फील, ऐसे भी इसे पूछा गया है। तो आप लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द ऑथर फेल्ट रिलाइफ, यानी सबसे पहले लेखिका ने रिलीफ यानी कि चैन या चैन को या राहत को महसूस किया। सीइंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, यानी कि अंटार्कटिका के विस्तृत भूदृश्य को देखकर। एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन, और बिना बाधित यानी लगातार फैले हुए नीले क्षितिज को। तो आप कह सकते हैं सबसे पहले लेखिका ने अंटार्कटिका के विशाल सफ़ेद भूभाग व लगातार फैले हुए नीले क्षितिज को देखकर राहत महसूस की। देन तभी सी वॉन्डर्ड, उसे आश्चर्य हुआ, एट इट्स इमेंसिटी, इसकी विशालता पर, इट्स आइसोलेशन, इसके अलगाव पर, बट मेनली, लेकिन मुख्य रूप से, एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आश्चर्य हुआ कि कभी ऐसा भी समय रहा था, व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, कि जब भारत और अंटार्कटिका एक ही भूखंड के भाग थे। आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में पेंजिया और पेंथासा के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इससे, व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, यानी कि स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आप लिखेंगे इसका आंसर, द चीफ एम ऑफ दिस प्रोग्राम, आप चाहें तो प्रोग्राम का पूरा ही नाम लिख दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, पूरा ही लिखना आप, ठीक है, यहीं से लिखना। द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन
आइस प्रोग्राम, आगे आप लिख देंगे वॉज टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ द डेंजरस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि बर्फों पर छात्र नामक जो कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य था जो लगातार बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग है उसके खतरे के प्रति छात्रों को सचेत कराना। इट वुड हेल्प देम, और यह उन्हें मदद करेगा, फोस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, एक नई समझ भरने में या विकसित करने में, एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट, और हमारे ग्रह के प्रति सम्मान प्रदान करने में। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इस समझ के आधार पर दे वुड फ्रेम पॉलिसीज अकॉर्डिंगली इन फ्यूचर, यानी कि इस समझ के आधार पर वे भविष्य में इसी के अनुसार अपनी नीतियों को तैयार करेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 2024 में एक क्वेश्चन ये भी पूछा है, इन व्हाट वे डिड द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस बिकेम सक्सेसफुल। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, लेकिन इससे एक मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये है, हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी एनवायरमेंटल चेंज। इसे अब तैयार कर लें। आप चाहें तो यहीं से बना सकते हैं अंटार्कटिका, उसके बाद आप लिख देंगे एज, यानी कि अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी एनवायरमेंटल चेंज बिकॉज ऑफ, क्या लिख दोगे, बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, यानी कि हर सिंपल इकोसिस्टम। पहले यहाँ लिखिए, अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी एनवायरमेंटल चेंज बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इतना आप लिखेंगे, आगे आप जोड़ देना। अगर आप पूरा ऐसे ही लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अंटार्कटिका हैज क्वाइट अ सिंपल इकोसिस्टम, यानी कि अंटार्कटिका के अंदर बिल्कुल जो पारिस्थितिकी है बिल्कुल सरल है। इट लैक्स बायोडाइवर्सिटी, और यहाँ जैव विविधता का भी अभाव या कमी है। बट इन द पास्ट, लेकिन प्राचीन समय में, इट फोस्टर्ड अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फॉर्ना, लेकिन प्राचीन समय में यहाँ जो वनस्पति हैं और जो जीव हैं वो फलते फूलते रहे थे। फॉर दिस रीजन, यानी कि इस कारण से, इट इज़ द परफेक्ट प्लेस, यह एक पूर्ण स्थान है टू स्टडी एनवायरमेंटल चेंज, यानी कि पर्यावरणीय बदलावों के लिए या पर्यावरणीय जो बदलाव होते हैं उनके अध्ययन के लिए। इट सोर्स, यह दिखाता है, हाउ स्मॉल चेंज, कि किस प्रकार से छोटे छोटे परिवर्तन इन एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण में, कैन है बिग रिप्रिकॉशंस, बड़े बड़े दुष्परिणाम ला सकता है। स्क्रीनशॉट ले लें, आने का पूरा चांसेस है इसका। अब इस चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इसी आंसर को लिख देंगे तो आपका परफेक्ट रहेगा। यही दो बताए गए हैं। व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पर ऐसा क्या है। हाउ इज साइलेंस इंटरप्टेड देयर समटाइम्स, कि कभी कभी वहाँ पर शांति कैसे भंग हो जाती है। ये स्क्रीनशॉट ले लें पहले इसका, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगातार 2022, 23, 24 में ये पूछा गया है। और एक क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, केवल इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए इसे छोड़कर, तो आपको पहला जो क्वेश्चन लिखा है ना ये वाला, यही लिख देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही चला जाएगा। ठीक है, कुछ भी पूछा जाए बस इस क्वेश्चन को छोड़कर। व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, व्हाट वाज इट्स एम, बर्फ पर विद्यार्थी कार्यक्रम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़कर कोई भी लॉन्ग आपसे पूछा जाए तो आप पहले ही क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। उसे आप पढ़ेंगे तो पूरे चैप्टर का जो थीम है वह उस आंसर में लिखा हुआ है। अगले चैप्टर की तरफ हम चलते हैं। द एनमी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा ये पूछा गया है, वाई वॉज डॉक्टर सदाव सेंट टू अमेरिका, यानी कि सदाव को अमेरिका क्यों भेजा गया। या ऐसे भी पूछा है, वाई डिड डॉक्टर सदाव फादर सेंड हिम टू अंटार्कटिका, अमेरिका, यानी डॉक्टर सदाव के पिता ने अमेरिका उन्हें क्यों भेजा। तो लिखिए आप इसका आंसर, एक मिनट रुकिएगा। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, सदाउज फादर वॉज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट हिज एजुकेशन, यानी कि डॉक्टर सदाव के जो पिता थे उनकी शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत थे या चिंतित थे। आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर सदाव के जो पिता थे वो उनकी शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे। ही वॉन्टेड, वह चाहते थे, हिम टू बी अ ग्रेट डॉक्टर, कि उनका जो पुत्र है वह एक महान डॉक्टर बन जाए। वह चाहते थे
कि डॉक्टर सदाव एक महान डॉक्टर बन जाएं। ही वॉन्टेड हिम टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, और वे चाहते थे कि वह सर्जरी और दवाइयों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। सो डॉक्टर सदाव वॉज सेंट टू अमेरिका टू स्टडी मेडिसिन, इसीलिए उन्हें चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करने के लिए अमेरिका भेजा गया। ठीक है भैया, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर से, शॉर्ट में ये क्वेश्चन आपका 99% की आने की चांसेस रहेंगे, इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो। ठीक है, अगला इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी शॉर्ट है और इसके भी 99% चांस रहते हैं। आप देख सकते हैं 2024 में भी इसे पूछा है। हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन, यानी कि डॉक्टर सदाव ने जो व्हाइट मैन था उसे कैसे या उसका कैसे ऑपरेशन किया। तो आप लिखेंगे डॉक्टर सदाव, लिख लेना यहाँ। ठीक है, डॉक्टर सदाव हैड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन टू टेक बुलेट आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अमेरिकन सोल्जर, यानी कि डॉक्टर सदाव को जो अमेरिकन सोल्जर था उसके शरीर से गोली को बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन करना पड़ा। द सोल्जर वॉज गिवन एनेस्थेटिक, और जो सैनिक था उसे, युद्ध कैदी भी आप कह सकते हैं कि उसे युद्ध कैदी को अचेतन या बेहोश करने वाली दवा दी गई। डॉक्टर सदाव फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट विद सम हार्ड ऑब्जेक्ट, और डॉक्टर सदाव ने किसी कठोर वस्तु को अपने यंत्र की टिप से टकराते हुए महसूस किया। इट वॉज द बुलेट, और यह एक गोली थी। देन डॉक्टर सदाव टोक आउट द बुलेट विद क्लीनेस्ट पॉसिबल मैनर, तभी डॉक्टर सदाव ने यानी कि सबसे संभवतः अच्छे तरीके से इस गोली को बाहर निकाल लिया। और आगे आप लिखेंगे इन दिस वे, इस प्रकार से, और ये हटा देंगे, यहीं से लिख देंगे आप ही ऑपरेटेड द व्हाइट मैन। ठीक है, इन दिस वे ही ऑपरेटेड द व्हाइट मैन, ये भी आप जोड़ देंगे। ये क्वेश्चन भी आपको लगातार देखने को मिला है। हु वॉज हना या हाना, हाना या हना कौन थी। हाउ डिड सी मीट डॉक्टर सदाव, और वह डॉक्टर सदाव से कैसे मिली। तो आप लिख सकते हैं हना या हाना वॉज अ ब्यूटीफुल जापानीज गर्ल, यानी कि जो हना थी वह एक सुंदर जापानीज लड़की थी। तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। सी मैट डॉक्टर सदाव इन अमेरिका एट अ प्रोफेसर्स हाउस, यानी कि वह एक प्रोफेसर के घर अमेरिका में डॉक्टर सदाव से मिली थी। आप चाहें तो अपनी तरफ से लिख सकते हैं बाई चांस, संयोग से। हना एंड सदाव मैट इन यूएसए, यानी कि हाना और डॉक्टर सदाव यूएसए में मिले थे। वाइल फिनिशिंग देयर हायर स्टडीज, जब वे अपनी हायर स्टडीज को फिनिश कर रहे थे। अ प्रोफेसर एट द कॉलेज कॉल्ड सम ऑफ हिज स्टूडेंट्स टू हिज प्लेस फॉर अ डिनर, यानी कि जो कॉलेज के एक प्रोफेसर थे उन्होंने कुछ छात्रों को डिनर के लिए अपने घर बुलाया था, या होम भी लिख सकते हैं हिज होम। एंड टू मेक देम कंफर्टेबल, और उन्हें आरामदायक महसूस कराने के लिए। अब अपनी तरफ से चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं इस लाइन को कि इट वॉज लव ऑफ फर्स्ट साइट फॉर देम। ठीक है, इसका एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, आप देखना चाहें तो केवल कुछ चैप्टर्स ही आपको इम्पोर्टेंट मैंने बताए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं, ये आंसर हो जाएगा इसका। लॉन्ग की बात करें तो इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वार प्रिजनर, यानी डॉक्टर सदाव ने अमेरिकन युद्धबंदी की जान कैसे बचाई, और उसकी पत्नी हाउ डिड हिज वाइफ हाना हेल्प हिम इन दैट एक्ट, और जो उनकी पत्नी थी हाना उन्होंने इस काम में उनकी कैसे मदद की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है भैया, ये हिंदी हो जाएगा इसका। बिल्कुल पहुंच चुके आप। एक कैरेक्टर स्केच मैंने बताया है डॉक्टर सदाव का, या आपसे पूछा जाए कि इस कहानी से आप क्या समझते हैं या इम्प्रेशन क्या छोड़ते हैं, तो यही क्वेश्चन आप लिख दें। डॉक्टर सदाव के बारे में जो भी पूछा जाए, कहानी के बारे में पूछा जाए, तो यही आंसर लिख दें, आपका बन जाएगा। पर लेकिन कैरेक्टर स्केच अनाक मत लिख देना, फिर समस्या हो जाएगी। ये चैप्टर है आपका अगला ऑन द फेस ऑफ इट, उसका पहला मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन थे। हाउ डज डेरी, डेरी का स्पेलिंग गलत है ये, गेट इन टू हिज गार्डन, और जो डेरी नामक लड़का था वह उनके बगीचे में कैसे आया।
2024 में भी इसे देखा गया है। तो आप कैसे लिखेंगे, मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग, यानी कि मिस्टर लैम एक टिन के पैर वाले बूढ़े व्यक्ति थे। ही इज द मास्टर ऑफ द गार्डन, वह अपने बगीचे के स्वामी थे। ही इज अ फेलो, वह एक ऐसे व्यक्ति थे हु लव्स लाइफ, जो अपने जीवन को पसंद करते थे। एंड लिव्स देयर अलोन, और वह उस बगीचे में अकेला रहना पसंद करते थे। ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वह बहुत ज़्यादा आशावादी थे। वन वर्ड जानते हैं आप, बताओगे क्या होता है, वन हु लुक्स या टेक्स या सीज द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी वस्तु को आशा की दृष्टि से देखता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्टिमिस्टिक लिखा हुआ है। ऑप्टिमिस्टिक का एंटोनियम्स होता है पेसिमिस्टिक। REE क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, लिखोगे पेसिमिस्टिक। वन हु टेक्स द डार्क साइड ऑफ अ थिंग, डार्क साइड के लिए आप लिखते हैं पेसिमिस्टिक। अब वह उनके बगीचे में कैसे आया, तो आप लिखेंगे डैरी गेट्स इनटू हिज गार्डन बाय क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, यानी कि जो डैरी था वो दीवार पर चढ़कर उनके बगीचे में प्रवेश किया था। बिकॉज, क्योंकि ही लाइक्स सच अ प्लेस, क्योंकि वह एक ऐसे स्थान को पसंद करता था वेयर देयर इज नोबडी, जहाँ कोई भी ना हो। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से शॉर्ट, वाई बॉय डैरी इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम, यानी कि जो डैरी है वह मिस्टर लैम से कैसे प्रभावित था। 2024 में भी आया ये, ऐसे ऐसे भी पूछे तब भी आप आंसर एक ही लिखना। व्हाट इज इट, ऐसा क्या है, दैट ड्रॉज डैरी टुवार्ड्स मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि जो डैरी को मिस्टर लैम की तरफ खींचता है। यही आंसर आपका रहेगा, तो आप लिखेंगे इसका आंसर, लाइक डैरी, डैरी की तरह मिस्टर लैम आल्सो सफ़र्स फ्रॉम फिजिकल इम्पेयरमेंट, यानी डैरी के ही समान मिस्टर लैम भी शारीरिक अपंगता से पीड़ित हैं। बट ही शोज नो साइन ऑफ फीलिंग हिमसेल्फ इन्फीरियर, लेकिन वह स्वयं को कोई भी चिन्हहीन भावना से ग्रसित होने का कोई भी लक्षण नहीं दिखाते हैं। दिस मोटिवेट्स डैरी टू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर लैम एंड लिव इन द मेन स्ट्रीम, और इससे डैरी मिस्टर लैम के उदाहरण का अनुसरण करने और जीवन को मुख्य धारा में जीने को प्रोत्साहित होता है। सो इसीलिए मिस्टर लैम्स टॉक्स लीव एन इम्प्रेशन ऑन हिज माइंड, यानी इसीलिए मिस्टर लैम की बातें उसके मस्तिष्क पर एक छाप छोड़ देती हैं। और फुल स्टॉप लगाकर आप लिखेंगे, फुल स्टॉप लगा के यहीं लिख देंगे, इन दिस वे, इस प्रकार से, इन दिस प्रकार से, भाई हटा देंगे, आप लिखेंगे डैरी वॉज, आगे पूरा लिख देना, डैरी वॉज इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम। लास्ट में क्या लिखेंगे, इन दिस वे डैरी वॉज इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम। यहाँ से मैंने एक संभावित लॉन्ग क्वेश्चन रखा है इस चैप्टर से, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये इसका हिंदी वर्जन है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया है, विच स्टोरी डज मिस्टर लैम टेल डैरी। ठीक है, मैंने यूट्यूब पर लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसे सर्च कर सकते हैं। आपका अंतिम चैप्टर है ये सप्लीमेंट्री से, और 15 नंबर यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे पूर्ण रूप से। ये पढ़ा होगा आपने मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, उसमें से पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द ऑथर जिटकला साहब प्लेस्ड व्हाइल मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, यानी भोजन कक्ष की ओर जाते समय लेखिका जिटकला साहब को कहाँ रखा गया था। आप चाहे यहीं से बना सकते हैं, व्हाइल मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम कॉमा द ऑथर जिटकला साहब वॉज प्लेस्ड अ लाइन ऑफ गर्ल्स, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप चाहें तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, देखो ये लिखा हुआ है, तो वो ज़्यादा बेहतर है जो मैंने आपको बोला है। यहाँ से लिखें आप सबसे पहले, कहाँ से, यहाँ से, व्हाइल मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम कॉमा द ऑथर जिटकला साहब वॉज प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स। ठीक है, या फिर आप ये चाहें तो ये याद कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट हैड द ऑथर बामा नॉट हर्ड व्हेन शी वॉज स्टडिंग इन द थर्ड क्लास, यानी कि जब लेखिका बामा कक्षा 3 में अध्ययनरत थीं तब उन्होंने क्या नहीं सुना था। तो आप चाहें तो यहीं से लिख सकते हैं, पहले वहन, यहाँ से लिखेंगे ना वहन, अब सी के लिए आप लिख देंगे द ऑथर बामा। ठीक है, वॉज स्टडिंग इन द थर्ड क्लास कॉमा शी हैड नॉट
सी हैड नॉट हर्ड द पीपल स्पीक ओपनली ऑफ अनटचबिलिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये लिखा हुआ है। आगे देखिए, नो आई विल नॉट सबमिट, यानी कि मैं समर्पण नहीं करूंगी। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, मैं पहले संघर्ष करूंगी। हु सेड दिस, ये किसने कहा था। व्हाट डज इट सजेस्ट, और यह क्या दर्शाता है। तो आप लिखेंगे जिटक्ला सा सेड, जिटक्ला सा ने कहा आई विल नॉट सबमिट, यानी कि मैं समर्पण नहीं करूंगी। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, यानी कि मैं पहले संघर्ष करूंगी। दिस स्टेटमेंट, यानी कि यह जो स्टेटमेंट है, सजेस्ट, यानी कि दर्शाता है हर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यानी कि उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति को, एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेशन एंड इनजस्टिस, यानी कि जो उत्पीड़न है एवं जो अन्याय के प्रति विरोध को दिखाता है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं इट रिफ्लेक्ट्स, यह प्रकाश डालता है हर रिजॉल्व टू फाइट फॉर हर आइडेंटिटी एंड राइट्स, यानी कि यह उसके पहचान और अधिकारों के लड़ने की जो संकल्प को है दर्शाता है। रेदर देन, इसके बजाय succumbing to the imposed conformity and cultural ensure। आप चाहें तो ये मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहाँ तक लिख देंगे, यहाँ तक लिख देना, बस ये सही है। अब मुझे आप बताओगे इनजस्टिस का एंटोनियम्स क्या होगा। वैसे तो आपसे अलग पूछा गया है, पर लेकिन बताओ इनजस्टिस का एंटोनियम्स क्या होगा। एक ये क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर्स ब्रदर ऑफन गो टू द लाइब्रेरी, यानी कि जो लेखिका है उसका भाई लाइब्रेरी प्राय क्यों जाता था। तो आप लिख देंगे द ऑथर्स ब्रदर हु वॉज स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी, यानी कि लेखिका का भाई जो एक विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था। हैड कम होम, वह घर आया हुआ था। फॉर द हॉलीडेज, यानी कि छुट्टियों के समय। ही वुड ऑफन गो टू लाइब्रेरी इन अ नेवियरिंग विलेज इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स, यानी कि वह बगल के गांव में जो लाइब्रेरी थी उसमें किताबों को उधार लेने के लिए जाया करता था। आई होप इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलते हैं पोइट्री की तरफ। पोइट्री में से पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका सेंट्रल आइडिया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और तैयार करेंगे इसे। और इस पोयम से कुछ स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये आप देख सकते हैं, बहुत आसान से हैं। फ्रॉम वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग एंड वैन, यानी कि कवित्री कहाँ से वाहन चला रही थी और कब। तो आप सीधा लिखेंगे द पोइट वॉज, वैसे पोइटेस था ये, कमला दास ने लिखा है। द पोइट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि कवित्री अपने माता पिता के घर से अंतिम शुक्रवार को वाहन चला रही थी। तो ये क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, स्क्रीनशॉट ले लें आप। जो पूछे गए हैं उनकी तरफ हम चलेंगे। पहली पोयम के हमने सभी क्वेश्चन आंसर को इंक्लूड किया हुआ है। अंतिम में हम केवल एक ही के पास चलेंगे। ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है, शायद AB क्वेश्चन पेपर है आपका। हाउ वॉज द पोइट्स मदर कंपेयर्ड, यानी कि कवित्री की माँ को कैसे कंपेयर किया गया है। तो आप लिखेंगे द पोइटेस मदर वॉज लुकिंग वॉन पेल सो सी वॉज कंपेयर टू लेट विंटर्स मून, यानी कवित्री की माँ फीकी और नीरस दिखाई दे रही थी, इसीलिए उनकी शरद ऋतु के जो देरी का चंद्रमा होता है उससे तुलना की गई है। अगला है हाउ डिड द पोइट फील, कवित्री कैसा महसूस करती हैं। तो द पोइट फेल्ट द ओल्ड फेमिलियर एक एंड हर चाइल्डहुड फियर। और व्हाट डिड द पोइट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, तो उन्होंने क्या किया था, ये आप देख सकते हैं। नहीं तो इनके आंसर ये सीधे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। 3 ये क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑथेंटिक रूप से, और ये तीनों के ऑथेंटिक रूप से आंसर हो जाते हैं। अगली इंपॉर्टेंट पोयम है आपकी कीपिंग क्वाइट, और उसका भी सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 ही सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करने हैं, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, ये है, देखो काफ़ी छोटा है, लिखेंगे तो आपका पूरा पेज लगभग कवर हो जाएगा। इसका फर्स्ट स्टैंजा इंपॉर्टेंट है और सरल भी है, जो आपका दिया है फिशरमैन इन द कोल्ड सी से लेकर हिज हर्ट हैंड्स तक। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वुड द फिशरमैन नॉट डू, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहीं से लिखना है द फिशरमैन वुड
नॉट हर्ट द व्हेल्स इन द सी, यानी कि जो मछुआरे हैं वो समुद्र में व्हेल्स नामक मछलियों को हानि या क्षति नहीं पहुंचाएंगे। सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट वुड द मैन गैदरिंग साल्ट डू, नमक एकत्रित करने वाला व्यक्ति क्या करेगा। तो आप लिखेंगे द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, यानी कि नमक एकत्रित करने वाला व्यक्ति अपने जख्मी हाथों को देखेगा। व्हाट मूवमेंट इज टॉकिंग पोइट ऑफ, यानी कवि किस क्षण के बारे में बात कर रहा है। तो आप लिखेंगे द पोइट इज टॉकिंग ऑफ द मूवमेंट टू क्वाइट एंड टू इंट्रोस्पेक्शन सेल्फ या टू इन्वेस्टिगेट हिमसेल्फ, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका स्टैंजा है इस पोयम से, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये, ठीक है। तो इसे तैयार करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच अस, यानी कि पृथ्वी हमें कौन सा अध्याय सिखा सकती है। तो स्टैंजा से आप आसानी से बनाएंगे द अर्थ कैन टीच अस, यानी कि पृथ्वी हमें सिखा सकती है एज वैन, क्योंकि जब एवरीथिंग सीम्स डेड, प्रत्येक चीज़ें मृत प्रतीत होती हैं, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, वो बाद में जीवित तो प्रतीत होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, यही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं लगातार। व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम टू बी डेड, तो आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट की जगह पर ही आप क्या लिख देंगे द ओनली अर्थ, पूरा क्वेश्चन ऐसे ही लिख देंगे, बन जाएगा। व्हाट डज द पोइट आस्क अस टू डू, कभी हमसे क्या करने के लिए कहता है। तो कीप क्वाइट, शांत रहने के लिए, कुछ नहीं करना है आपको। और ये स्टैंजा है आपका, ये थोड़ा सा और अच्छे से क्वेश्चन देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और सेकंड नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है, ठीक है, ये पूछा है तो आप ये लिख सकते हैं टू इंट्रोस्पेक्शन, और ये पूछा था आपसे कौन जीवित रहता है। तो इसमें से केवल यही दो स्टैंजा अच्छे से आपको देखने हैं, और इसमें से ये परहैप्स द अर्थ वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला, ठीक है, इसे अवश्य तैयार करेंगे। एक अगला मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं दो बार कुछ गलत लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है अवर अर्थ इज फुल ऑफ इननंबरेबल ऑब्जेक्ट्स, ये हट जाएगा यहाँ से, फुल ऑफ, तो फुल हट जाएगा, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी ये हो जाएगा, ठीक है। इसका फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैंजा है, इससे इंपोर्टेंट आपकी पूरी पोइट्री में कोई भी स्टैंजा नहीं है, ठीक है भैया। तो ये आप देखेंगे, इसका हिंदी है, हिंदी समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो स्टैंजा ही है, कितना बार आपसे पूछा गया, 2024 में भी देखने को मिला है। ये इसके क्वेश्चंस हैं और आंसर्स हैं, आप देख सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो मेटाफर आपसे पूछा गया है। मेटाफर माने आप जानते हैं रूपक अलंकार होता है। एक स्टैंजा ये पूछा है यहाँ से, एंड सच टू इज द ग्रैंडुअर ऑफ द डूम्स, ठीक है, इसके भी ये क्वेश्चंस हैं जो आंसर आप देख सकते हैं। और आंट जेनिफर टाइगर से एक इम्पोर्टेंट स्टैंजा है ये आपका, ये क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इसके साथ साथ इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। राइम स्कीम आप निकाल ही लेते होंगे, ले जैसे कहते हैं, ठीक है। एक स्टैंजा इस पोयम से आप ये भी देख सकते हैं चाहे तो, इससे आसान पूछे जाएंगे तो इन्हें तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। पूरी कोशिश है यहीं से आपका पेपर कंप्लीट रूप से आ जाएगा। ये क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं आपसे और ये आंसर्स हैं। तो इस प्रकार से 40 नंबर की पूरी मैराथन आपकी कवर होती है साथियों, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप मुझे अवश्य बताओगे। जिन्होंने इनजस्टिस का एंटोनियम्स जस्टिस बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, आपसे पूछा गया है आप में कितनी एबिलिटी है, एबिलिटी वर्ड पढ़ा है ना, इसका एंटोनियम्स आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे, मैं समझ जाऊंगा आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल टेक केयर, हैव फन, और तब तक देखते रहिए सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।